गरीब दर्जी माँ की 5 विधवा बेटियों की सोने की साड़ी। संपूर्णा अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। वो एक गरीब औरत थी जो सिलाई का काम करके किसी तरह अपनी बेटियों का पेट पालती थी। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। माँ, खाने में क्या बनाया है? बेटा, आज तो मैंने बस चटनी पीसी है। व्हाट? माँ, हम पिछले 4 दिन से बस चटनी ही खा रहे हैं। हाँ, जानती हूँ। कल मैं बड़ी मालकिन से सिलाई के पैसे ले आऊंगी, उसके बाद मैं जरूर कुछ अच्छा बना दूंगी। रोज रोज आप यही बोलती हो। मुझे नहीं खानी चटनी से रोटी। गौरी मुंह बनाकर बैठ गई कि तभी उसे मोबाइल की स्क्रीन पर अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज की नोटिफिकेशन दिखाई दी। डियर, मैं आज तुम्हारा गार्डन में इंतजार करूंगा। आ जाना, फिर हम साथ में घूमने चलेंगे। दैट्स ग्रेट। अब मैं इस बोरिंग चटनी रोटी से भी बच जाऊंगी। गौरी ऐसा सोचकर अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगी। अरे गौरी, कहाँ जा रही है? कुछ अच्छा खाने। अरे पर गौरी ने संपूर्णा की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वो राज से मिलने चली गई। उसकी 5 ही बेटियां एक ही घराने के 5 भाइयों को पसंद करती थी और ये बात संपूर्णा को पता भी नहीं थी। हे भगवान, मुझे भी तू इतना दे दे कि मैं कम से कम अपनी बेटियों की ख्वाहिशों को तो पूरा कर ही पाऊं। मैंने खुद तो सारी जिंदगी रूखा सूखा खा पी कर बिता दी, लेकिन माता रानी मेरी बेटियों के नसीब से ही मुझे बस इस लायक कर दो कि मैं इनकी जायज ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। संपूर्णा उदास होकर भगवान से कामना कर रही थी। उसकी एक भी बेटी घर में नहीं थी। एक तरफ गरीब माँ दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करके भी चटनी से रोटी के निवाले निगल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटियां बड़े घरानों के लड़कों के साथ चक्कर चलाकर 5 स्टार होटल के खाने का मजा ले रही थीं। इसी तरह से सिलसिला जारी था। संपूर्णा की बेटियां हमेशा ही उससे किसी ना किसी चीज की मांग करती ही रहती थी। माँ, मुझे एक नया फोन खरीदना है। नया फोन? लेकिन क्यों? क्योंकि ये मॉडल बहुत पुराना हो गया है और आज के दौर में कोई भी ऐसा फोन यूज नहीं करता, बस इसलिए। फोन का काम बात करना होता है और तेरा फोन अभी बिल्कुल सही है। बेटा, इस तरह अपनी गरीब माँ से ऐसी फरमाइशें मत किया करो। जब मैं उन्हें पूरी नहीं कर पाती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। आपको आपके दुख की पड़ी है। जानती हो, इसे किसी के सामने निकालते हुए भी मुझे कितनी शर्म आती है, लेकिन आपको इससे क्या? आप तो अपनी बेटी की परेशानी समझने से रही, उल्टा मैं ही आपके दुख के बारे में सोचूं, है ना? अंजलि अपनी माँ को ऐसे ही अलपल बकती हुई चली गई। बेचारी संपूर्णा लाचार सी बस उसे देखती रह गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन संपूर्णा की 5 ही बेटियां अपने अपने पसंद के लड़कों राम, राज, रोहन, रौनक और रोहित से शादी करके अपने घर पहुंची। बेटा, ये सभी? माँ, ये आपके दामाद हैं। दामाद? अब ज्यादा आंखें मत फाड़िए। ये लड़के हमारी पसंद हैं तो हमने इनसे शादी कर ली। शादी वो भी बिना बताए? इतना क्यों चौंक रही हैं? आजकल ऐसे शादी करना बिल्कुल आम बात है। हम तो फिर भी लौट आए, वरना आजकल के लोग ऐसे शादियां करके अपने माँ बाप को अपना चेहरा तक दिखाते नहीं है। अब ये सब बातें छोड़िए और हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो कीजिए। सही कहा माँ, आपकी बेटी अपने ससुराल जाने वाली, हमें अपने ससुराल ले जाने के लिए कुछ तो दो। ऐसे खाली हाथ हम 5 नहीं जा सकते हैं। और हाँ, आशीर्वाद से अलग कोई चीज देना। अपनी बेटियों की बात सुनकर संपूर्णा का दिमाग चकरा गया। वो आखिर इतनी जल्दी अपनी बेटियों को क्या देती? बेचारी लाचार माँ को बस एक ही रास्ता नजर आया। अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम कुछ देर यहीं घर में रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। संपूर्णा ऐसे बोलकर चली गई। उसकी बेटियां अपने अपने पतियों के साथ घर पर ही उसका इंतजार कर रही थी। संपूर्णा सीधा अपने साहूकार के पास पहुंची और उसने मकान को गिरवी रख दिया। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं मकान छुड़ा लूंगी। और अगर मुझे पैसा समय से नहीं मिला तो तुम्हारा मकान मेरा। ठीक है। बेचारी गरीब माँ मकान के पैसों से अपनी बेटियों को देने के लिए 4-4 सूट और 1-1 सोने की अंगूठियां ले आई और उन्हें विदा कर दिया। सदा खुश रहना। उसकी 5 बेटियां विदा होकर ससुराल आ गईं।
कुछ दिनों तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उन पांचों की ही सास मोनिका एक बेहद सख्त मिजाज औरत थी। कुछ दिनों के बाद उसने अपनी बहुओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। अरे तुम पांचों की ही कमर में सत खत्म हो गया है क्या? चलो उठो और काम देखो। सासू माँ, हमने अभी ही सारे काम निपटाए हैं। अगर रोज के काम निपट गए तो कुछ और करो, लेकिन मुझे ऐसी लेटी हुई घर की बहुएं पसंद नहीं है। मोनिका हर समय उन्हें कामों में ही लगाए रखती थी। पांचों बेटियों को अब अपनी माँ की शराफत और अच्छाई का एहसास होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन उन पांचों के पति की फैक्ट्री में काम करते हुए एक हादसे का शिकार हो गए और एक ही झटके में पांचों ही बहनें विधवा हो गईं। तुम पांचों की पांचों ही मनहूस हो। तुम्हारे मनहूस कदम मेरे घर से मेरे चिराग ले गए। सासू माँ, हम भी दुखी हैं, हमने भी अपने पति खोए हैं। चुप करो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटों की जान गई है। अब मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा मत कहिए चुप, एकदम चुप। दफा हो जाओ पांचों की पांचों। पति के जाने के बाद पांचों बहनों से उनका ससुराल भी छिन गया। अब उनका इस दुनिया में उनकी माँ के सिवा कोई नहीं था। पांचों बहनें नजरें झुकाकर अपनी माँ के ही पास पहुंची। हमें माफ कर दो माँ, हम आपको मुंह दिखाने के भी लायक नहीं है। पांचों बहनों ने माफी मांगते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। माँ कभी नाराज नहीं होती है। ये घर कल भी तुम्हारा था और आज भी है। अंदर आ जाओ मेरे आंगन की चिड़ियाओं। संपूर्णा ने अपनी बेटियों को घर में बुला लिया। उसने उन सभी को प्यार से बनाकर खाना खिलाया और फिर, अब तुम सभी आराम करो, मैं अभी आती हूँ। संपूर्णा अपनी बेटियों को सुलाकर एक जंगल में आ गई। कल को साहूकार पैसे लेने आ जाएगा। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं कल को अपनी बच्चियों के साथ कहाँ जाऊंगी? संपूर्णा ऐसे सोचकर रो ही रही थी कि तभी उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बहन, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खिला दो। जी जरूर, आप मेरे साथ आओ। संपूर्णा उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आई और उसे खाना खिलाया। खाना खाते ही वो औरत एक परी में बदल गई और संपूर्णा को एक थैली देते हुए बोली, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये तोहफे के रूप में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जादुई दाने हैं। आज रात तुम इन्हें अपने आंगन में बो देना, फिर देखना कमाल। ऐसे बोलकर वो परी उड़ गई। संपूर्णा ने वैसा ही किया जैसा उसने बोला था। अगली सुबह जैसे ही संपूर्णा उठकर बाहर गई तो उनकी आंखें 4 हो गईं। उन दानों को बोने की वजह से वहां एक पेड़ उगाया था जिस पर सोने की साड़ियां लटक रही थीं। देखो माँ, सोने की साड़ी, सच में सोना ही है। कमाल है। माँ, क्या हम इन्हें पहने? जरूर। पांचों बहनों ने अपनी पसंद की साड़ियां चुन ली और उन्हें पहन लिया। अरे वाह, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। जरा मुझ पर तो नजर डालो। पांचों बहनें उन्हें पहनकर बहुत ज्यादा खुश थी। उन्हें खुश देखकर संपूर्णा भी बहुत खुश थी। उस दिन संपूर्णा को इसकी मेहनत और अच्छी नियत का इनाम मिला था। संपूर्णा ने उस पेड़ के सहारे अपने सभी कामों को अंजाम दिया। उसके दिन अब पूरी तरह बदल चुके थे और अब सभी बेफिक्र होकर खुशी खुशी रहते थे। रसोई। विद्या अपने 2 बेटों और पति के साथ रहती थी। आज विद्या के बड़े बेटे विवेक की शादी का दिन था। अरे मेहमान बस आते ही होंगे। ये विहान कहाँ पर है? पता नहीं माँ, अभी 1 घंटे पहले बाहर गया था। आने दे इसे, ना जाने कहाँ घूमने निकल गया है। यहाँ घर में कितना काम पड़ा हुआ है इस लड़के का, मैं क्या करूँ? एक तरफ घर में ये बातें हो रही थीं कि वहीं दूसरी तरफ, नूर, आज मेरे बड़े भाई की शादी है। मैं चाहता हूँ कि आज के ही दिन तुम भी मेरी दुल्हन बन जाओ। वैसे भी एक ना एक दिन तो हमें ये करना ही है ना। लेकिन विहान। क्या लेकिन? मेरे और तुम्हारे परिवार वाले इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। आज मौका अच्छा है, तुम्हारे अम्मी अब्बू भी घर पर नहीं है। तुम उन्हें एक चिट्ठी लिखो और मेरे साथ चलो। नूर और विहान एक दूसरे को हाई स्कूल के टाइम से ही पसंद करते थे। विहान के बार बार बोलने पर नूर ने उसकी बात मान ली और वो दोनों शादी करने एक मंदिर में चले गए। एक तरफ जहां सबकी रजामंदी से विहान के भाई विवेक की शादी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ विहान और नूर की भी शादी हो गई। तुम अपने भाई की शादी में शामिल नहीं हो पाए विहान? कोई बात नहीं, चलो अब हम हमारे घर चलते हैं। विहान ने नूर का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने घर ले आया। घर आकर विहान ने देखा कि उसकी भाभी भी गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर ही खड़ी हुई है।
देखो नूर, तुम्हारी जेठानी जी भी अपने गृह प्रवेश के इंतजार में ही खड़ी हुई है। चलो तुम भी चलो। पर मुझे डर लग रहा है विहान, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं अपनाया तो? चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब आओ भी। विहान नूर को भी अपने साथ ले गया। विहान को देखकर विद्या उसके ऊपर गुस्सा करने लगी। उसे अंदर से नूर दिखाई नहीं दे रही थी। कहाँ था तू? विद्या गुस्से में दरवाजे पर आई तो विहान के साथ नूर को देखकर चौंक गई। उन दोनों के गलों में वरमाला थी और नूर की मांग में सिंदूर। विहान? माँ, भाई के साथ साथ मैंने भी शादी कर ली। इससे मिलो, यह है आपकी बहू नूर। नूर? हाँ माँ, मैं और नूर बहुत सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन आज मैंने उस पसंद को आखिर रिश्ते का नाम दे ही दिया। सत्यानाशी, तू एक मुस्लिम घराने की लड़की को मेरी बहू बनाकर लाया है। माँ! चुप कर। ढेरों मेहमानों के सामने आज तूने मेरी नाक कटा दी, नालायक। तेरी क्या उम्र निकली जा रही थी या फिर हिंदू लड़कियां खत्म हो गई थी जो तू मुस्लिम लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर ले आया? अगर तुझे शादी करनी ही थी तो किसी अपने धर्म की लड़की से ही कर लेता। माँ, ये 21वीं सदी है और धर्म वगैरह पर मैं ध्यान नहीं देता। नूर ही मेरी पसंद, मेरा प्यार है। फिर चाहे 100 हिंदू लड़कियां भी मेरे सामने क्यों ना आ जाएं, मैं नूर को ही चुनूंगा। अच्छा तो ठीक है, तू नूर को चुनेगा, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करती। तुझे इस लड़की को छोड़ना होगा। मैं इस घर को, सभी रिश्तों को छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नूर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। आपको अगर मुझे मेरी पत्नी के साथ घर में रखना है तो रखिए, वरना मैं चला अपनी दुनिया कहीं और बसाने। विद्या के घर का ये ड्रामा सारे मेहमान देख रहे थे। अपनी इज्जत और बेटे को बचाने के लिए विद्या ने नूर को बस दिखावे के लिए अपना लिया। ठीक है, अब तूने शादी कर ही ली है तो अभी तू इसे लेकर अंदर आ, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। विद्या ने नूर का भी अधूरेपन से गृह प्रवेश करवा दिया और दोनों ही बहुएं विद्या के घर में आ गई। आज अगली सुबह दोनों ही बहुओं की पहली रसोई थी। पूजा और नूर दोनों ही जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे आ गई। पूजा ने साड़ी पहनी थी जबकि नूर ने मुसलमानी पहनावा, शरारा और कमीज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? अरे क्या, बिल्कुल ही खाली खोपड़ा लेकर आई है। हम हिंदुओं में नई बहुएं पहले दिन अपनी पहली रसोई की रस्म करती हैं। इस तरह यूं ही जाकर नाश्ते नहीं बनाती। तुम दोनों की ही पहली रसोई की रस्म के लिए राशन रसोई में ही रखा हुआ है, जो तुम्हारा मन हो वो बना देना। और तू सुन मुसलमान, मेरी रसोई में कुछ मांस मच्छी मत पका देना। नहीं अम्मी, बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ इस घर में मांस का कतरा भी नहीं लाऊंगी। ध्यान रहे मेरी प्यारी बहू पूजा, आज तो मैं तेरे हाथों से बना खाना खाने को बेताब हूँ। अच्छे से अपनी रस्म करना। विद्या अपनी हिंदू बहू से बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी और मुस्लिम बहू को तो बस डांट ही सुननी पड़ रही थी। लेकिन नूर ने इस सब को दिल से नहीं लगाया और वो खुशी खुशी अपनी पहली रसोई की रस्म करने चली गई। राशन में तो काफी चीजें हैं, एक काम करती हूँ, मीठे में खीर और खाने में पुलाव बना देती हूँ। राशन का सामान देखकर नूर अपने कमरे में लग गई। उसने थोड़ी ही देर में एकदम रबड़ीदार खीर और साथ में ही बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बना दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पूजा से कुछ भी नहीं बन पाया। क्या ये रस्म करनी जरूरी है? मैंने कभी अपने मायके में बर्तन भी नहीं मांजे और यहाँ ये सब। पूजा गुस्सा ही कर रही थी कि तभी उसे नूर के बनाए हुए पुलाव की खुशबू आई। उस समय नूर किसी काम से किचन से बाहर चली गई थी। अरे, इस नूर ने तो सब कुछ बनाकर तैयार भी कर दिया है, तो चलो इसका फायदा उठाते हैं। नूर की गैर मौजूदगी में पूजा ने सभी के लिए डिशेस में खाना निकाला और सभी को सर्व कर दिया। जैसा मैंने सोचा था, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वाह पूजा, तेरे हाथों में तो जादू है। ये ले अपना नेग। पूजा नूर के बनाए खाने से खूब तारीफें पा रही थी। नूर बस पीछे को खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। तू मुंह छिपाए क्यों खड़ी है? बोल, तूने क्या बनाया? क्या बनाया होगा, ये तो बस रसोई में मक्खियां मार रही थी। नालायक, ससुराल आने की तो बड़ी जल्दी थी तुझे, कम से कम चूल्हा चक्का करना तो सीखाती। विद्या ने नूर को बहुत सुनाया। नूर ने सब कुछ खामोशी से सुन लिया। इसी तरह से रोज सिलसिला जारी था। नूर जो कुछ भी बनाती, उसकी जेठानी चालाकी से उस चीज को अपना नाम दे देती और रोजाना नूर की बातें सुननी पड़ती थी। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन विद्या पूजा से बोली, पूजा बहू, तू आखिर इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती है? आज मैं तुझे खाना बनाते हुए देखना चाहती हूँ। माँ जी, वो खाना तो मैंने तैयार कर दिया है। कोई नहीं, मेरा मन गाजर का हलवा खाने को कर रहा है, तू वही मेरे लिए बना दे। जी।
पूजा विद्या के साथ किचन में अंदर आ गई। देख क्या रही है, मैंने गाजर भी पहले ही घिस दी थी, चल अब बना भी। जी। पूजा ने डरते हुए गैस जलाया और उसने सारी गाजरों को जला दिया। उसे ऐसे अनाड़ियों की तरह काम करते हुए विद्या को उसके ऊपर शक सा हो गया। बहू, क्या तू सच में? विद्या ने पूजा को घूरते हुए गुस्से से पूछा। उसे देखकर पूजा डर गई और मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आज तक आपको धोखे में रखा। जो खाना मैं आज तक अपने नाम से कहती आई हूँ वो सब नूर बनाती थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पूजा ने अपनी सास से माफी मांगी। बहू, बहुत गलत बात है, लेकिन चल, गलती के बाद एक मौका तो भगवान भी दे देते हैं। फिर मैं क्या चीज हूँ, लेकिन मुझे किसी और से माफी मांगनी है। विद्या ने नूर को अपने पास बुलाया और उससे माफी मांगी। अनजाने में ही सही बहू, मैंने तुझे बहुत सुनाया, मुझे माफ कर दे। अम्मी, बड़ों के मुंह से दुआएं अच्छी लगती हैं, आप माफी मत मांगो। तू कितनी प्यारी है, आज से मैं तुझे इस घर की बहू का हक और दर्जा दोनों देती हूँ। आजा मेरी बच्ची। विद्या ने नूर को गले लगा लिया। फिर क्या था, उस दिन के बाद से सभी भेदभाव खत्म हो गए। नूर ने अपनी जेठानी को भी खाना बनाना सिखाया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।